Now, we are interested in the second component of your circulatory system, and that second component is nothing but the blood. Last lecture में हमने पहला component cover किया था, that is called blood vessels. अभी हम दूसरे component को study करेंगे, that is called blood. So इसके अंदर कुछ introductory points है जो आपको पता होने चाहिए. पर सबसे पहला point ये है कि what exactly the blood is. So I can say here, this blood is a mobile fluid connective tissue. एक्चुअली मोबाइल का मतलब लेना है इट इज मूवेबल, आपके बॉडी में मूव कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मोबाइल. लिक्विड है इसलिए यहाँ पे वर्ड किया है फ्लूइड, एंड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. 11th में आपने स्टडी किया था, जनरली 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं. एक होता है बाइंडिंग कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है आपका सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इसी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में एक टाइप का आपका ब्लड, दूसरा है आपका लिम्फ. लिम्फ को हम अगले कंसेप्ट में स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल the meaning of blood is mobile fluid connective tissue. Now, if you talk about one average sized adult, it has approximately 5 liters of blood in the body. अगर एक average sized adult को हम consider करते हैं, तो on an average body में 5 liters of blood is there, which forms approximately 8% of your body weight. आपका जो total body weight है, उसमें से 8% weight जो है, that is formed by your blood. One more point. Human blood is mesodermal in origin. आपका जो ब्लड है उसका ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल है. मतलब हमने कहा था कि 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और इन्हीं जर्म लेयर से आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स बन रहे हैं या फिर बॉडी के सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं. तो ये जो ब्लड होता है ये मेसोडर्म से बनता है. दैट्स व्हाई द ओरिजिन इज मेसोडर्मल. देन वन मोर पॉइंट, इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ द ब्लड, वी कैन से दैट इट इज अल्कलाइन. हमारे ब्लड का जो केमिकल नेचर होता है वो अल्कलाइन है. टू बी स्पेसिफिक, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन ब्लड का केमिकल नेचर या फिर उसका पीएच. केमिकल इट इज अल्कलाइन इन नेचर, द पीएच इज 7.4. इफ यू सी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंसीडर करते हैं, इट विल अपीयर ब्राइट रेड इन कलर. उसका जो कलर होगा वो ब्राइट रेड होगा. इफ यू सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, it will appear somewhat purple red in color. लेकिन ये theoretical concept है, मतलब अगर आप practically observe कर रहे हो तो ऐसा by observation color observe करके हम नहीं बता सकते कि कौन सा blood oxygenated और कौन सा deoxygenated है. लेकिन ये theoretically आपको याद रखना है, oxygenated blood has a bright red in color while deoxygenated blood has purple red color. Then this blood is slightly sticky in consistency. उसका consistency थोड़ा सा sticky है. Then it is saltish in taste. टेस्ट में थोड़ा सा saltish होगा and heavier than water. मतलब उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये वाटर से ज्यादा होता है. सो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. स्टिकी, saltish in taste and heavier than water. One more important point, when you study the blood, it is called hematology. जैसे हमने लास्ट इसमें कहा था, ब्लड वेसल के स्टडी को हम बोलते हैं एंजियोलॉजी. वैसे ही ब्लड का अगर आप स्टडी कर रहे हो तो दिस काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी. यहाँ पे हीम इसका मीनिंग हम ले सकते हैं ब्लड. लॉगी ये जो वर्ड है एक्चुअली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड लॉगस. इसका मीनिंग होता है साइंटिफिक स्टडी. सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, दिस कैन बी कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी. सो दीस आर सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट, ब्लड इज अ मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. एवरेज साइज अडल्ट के बॉडी में है 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, जो आपके टोटल बॉडी वेट के 8% है. उसके बाद आपके ब्लड का जो केमिकल नेचर है अल्कलाइन, उसका पीएच है 7.4. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर है ब्राइट रेड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर होता है पर्पल रेड. बाद में इट इज स्टिकी, saltish in taste, heavier than water, and finally the study of blood is called hematology. Simple. So अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट या नेक्स्ट पार्ट है आपका, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ ब्लड. हमको ब्लड का कंपोजिशन स्टडी करना है. So if you talk about the composition of blood, it can be divided, or it has 2 main components. In that, the first component is called blood plasma and the second component is called blood cells. You can also call it as blood corpuscles. Blood cells बोल सकते हो या blood corpuscles भी बोल सकते हो. So ये जो प्लाज्मा होता है, it forms 55% portion of the blood, while blood cells forms remaining 45% portion of the blood. हमको ये भी पता है ये ब्लड सेल्स आपके 3 टाइप के हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डील करेंगे ब्लड प्लाज्मा. सो इसके अंदर आई कैन से इट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड.
आपके ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है, उस लिक्विड पोर्शन को आपको बोलना है ब्लड प्लाज्मा। वंस अगेन दिस प्लाज्मा इज अल्कलाइन इन नेचर एंड इट्स कलर इज बिट येलोइश। इसका कलर थोड़ा सा येलोइश है और इसका भी नेचर अल्कलाइन होने वाला है। एंड इफ यू सी द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, इट जनरली हैज थ्री कंपोनेंट्स। उसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो होता है वाटर, और प्लाज्मा के अंदर वाटर की क्वांटिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 90%। 90% वाटर प्रेजेंट है। आपके प्लाज्मा का जो दूसरा कंपोनेंट है दैट आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स, और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं दे फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 7% पोर्शन। अब इसके अंदर कौन से प्रोटीन्स आते हैं? तो सबसे पहला प्रोटीन है आपका सेरम अल्ब्यूमिन। जो दूसरा प्रोटीन यहां पे आएगा दैट इज कॉल्ड सेरम ग्लोबुलिन। बाद में अगला जो प्रोटीन यहां पे है दैट इज कॉल्ड हिपैरिन। उसके बाद जो अगला है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो लास्ट प्रोटीन यहां पे याद रखना है आपको दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनोजेन। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया प्लाज्मा प्रोटीन 7% पोर्शन है। उसमें पहला है आपका सेरम अल्ब्यूमिन व्हिच मे मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे हाथ के ऊपर एक साइड में एक फेविकॉल का ड्रॉप हम डालते हैं या फिर दूसरे साइड में एक पानी का ड्रॉप अगर डालेंगे तो पानी का ड्रॉप इजीली नीचे चला जाएगा या फ्लो हो जाएगा। उतना इजीली आपका फेविकॉल फ्लो होने वाला नहीं है। मतलब फेविकॉल की विस्कोसिटी ज्यादा है और आपके वाटर की विस्कोसिटी कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं आपका ब्लड जो है ये विस्कस होता है और इसकी विस्कोसिटी मेंटेन कर सकता है सेरम अल्ब्यूमिन। ये जो सेरम ग्लोबुलिन होते हैं दे माइट बी द डिफेंसिव प्रोटीन्स इन द ब्लड। मतलब कुछ एंटीबॉडीज वगैरह जो पार्ट होता है, ओके, ये सेरम ग्लोबुलिन हो सकता है। उसके बाद में आपका आता है हिपैरिन, ये आपके ब्लड का एंटी कोएगुलेंट है। मतलब आपके बॉडी में ब्लड कभी भी कोएगुलेट नहीं होता है। कोएगुलेशन का मतलब लेना है क्लॉटिंग। मतलब अगर आपके हाथ को अगर कोई कट लगता है ब्लड बाहर आएगा तो एक विद इन 2 to 8 मिनट्स वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो इसको बॉडी में क्लॉट नहीं होने देना, ये काम जो होता है वो हिपैरिन करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एंटी कोएगुलेंट है। और ये जो दोनों प्रोटीन्स है आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फाइब्रिनोजेन बोथ आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। क्लॉटिंग का एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है ये हम एक सेपरेट टॉपिक में स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये प्रोटीन्स आपको पता होने चाहिए प्रॉपर्ली। एंड फाइनली हम जाएंगे लास्ट कंपोनेंट जो होते हैं अदर सब्सटेंसेस, और ये होता है रिमेनिंग 3%। अदर सब्सटेंस में क्या क्या आता है? तो सबसे पहली चीज यहां पे आते हैं अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स। उसके बाद इसके अंदर अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज हो सकते हैं। देन इट मे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, इट मे हैव रेस्पिरेटरी गैसेस, इट मे कंटेन you can say nitrogenous waste and other materials. So ये सारी चीजें जो है nutrients, antibodies, hormones, respiratory gases, nitrogenous waste all are included in the other 3% substances, and this is in detail the composition of your blood plasma. So मैंने बताया आपका ब्लड जो है वो दो कंपोनेंट से बना है। पहला कंपोनेंट है आपका ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। इसका प्रोपोर्शन है प्लाज्मा का 55%, ब्लड सेल्स होते हैं 45%। Plasma is the liquid portion of your blood and it is alkaline in nature, having yellowish color. आपके प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट है वाटर which is 90%। प्लाज्मा में 90% वाटर है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन की क्वांटिटी है 7%। 5 प्रोटीन के नाम यहाँ पे लिखे याद रखने पड़ेंगे, सेरम अल्ब्यूमिन, सेरम ग्लोबुलिन, बाद में आता है हिपैरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फाइनली फाइब्रिनोजेन, और बाद में आते हैं अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं 3%, और इसके अंदर आएगा आपका न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, hormones, respiratory gases as well as nitrogenous waste. And this is all about your concept of blood plasma. Now we are interested in the second part that is called blood cells. So जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो blood cells है they are of 3 types. पहला टाइप है आपका RBCs, दूसरा टाइप है आपका WBCs और तीसरा टाइप है आपके platelets. So हम पहले टाइप को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, that is called RBC. So जैसे मैंने बताया पहला टाइप है आपका ब्लड सेल्स का आरबीसीज, फुल फॉर्म इज रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पस्कल्स, और दे आर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूमन आरबीसीज आई कैन से दीज आर सर्कुलर और डिस्क शेप सेल्स। सर्कुलर या फिर डिस्क शेप के सेल्स होते हैं। आफ्टर दैट द शेप ऑफ आरबीसीज इज
इज बाइकॉन्केव। ये वर्ड आपको याद रखना है। मतलब अगर आप आरबीसी को ऊपर से टॉप व्यू से देख रहे हो तो आपको आरबीसी ऐसे दिखेगी, मतलब ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप उसको साइड से देख रहे हो, साइड व्यू में आपका आरबीसी का शेप कुछ इस तरह दिखता है। मतलब अगर ये सरफेस अगर देखते हो आप तो ये कॉन्केव है, दूसरे साइड से भी ये कॉन्केव दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर बाइकॉन्केव। सो सर्कुलर, डिस्क शेप एंड बाइकॉन्केव सेल्स। एंड इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कम से कम जगह में बहुत सारे सेल्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है आपके आरबीसीज के बाइकॉन्केव होने का। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये पता होना चाहिए। बाद में एक और पॉइंट यहां पे याद रखना है आपको, दीज मैच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस। जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इन्यूक्लिएटेड सेल्स। आई रिपीट, न्यूक्लियस एब्सेंट है इसलिए उनको हमने इन्यूक्लिएटेड सेल्स बोला है। इफ यू टॉक अबाउट the diameter of RBCs, it is approximately 7 to 8 millimicron. आपके RBC का जो डायमीटर होता है वो 7 to 8 मिलीमाइक्रोन है। हमको ये भी पता है 1 मिलीमाइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। एक मिलीमाइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर्स है। सो डायमीटर याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ RBCs which are present in 1 mm cube of blood, अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी है। मतलब अगर मैं 1 मिलीमीटर का लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बाद में यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया और ये ऐसा कंप्लीट कर दिया, तो ये आपका 1 मिलीमीटर का क्यूब हो गया, बहुत छोटा है। इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा उसके अंदर हम अगर आरबीसी का नंबर काउंट करते हैं, सो वी कैन कॉल इट एज अ टोटल आरबीसी काउंट। इसको हम टोटल आरबीसी काउंट बोल सकते हैं। और ये जो आपका टोटल आरबीसी काउंट होता है ये नॉर्मल हेल्दी मेल के अंदर होता है 5.1 to 5.8 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। और अगर एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल को हम कंसीडर करते हैं तो ये काउंट होता है 4.3 to 5.2 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। सो नॉर्मल काउंट क्या है ये पता होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन आरबीसी शुड बी देयर इन 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड। अगर टेक्स्ट बुक वाइज अगर हम जाते हैं तो ये फिगर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ह्यूमन मेल के अंदर ये काउंट है 5.1 to 5.8 मिलियन और फीमेल के अंदर ये काउंट है 4.3 to 5.2 मिलियन। ना अभी दो कंसेप्ट यहां पे हम ये याद रखेंगे, अगर ये काउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन को बायोलॉजिकली बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज देन नॉर्मल। नॉर्मल काउंट से अगर आरबीसी का नंबर ज्यादा हो रहा है तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। दूसरी केस ये भी हो सकती है काउंट नॉर्मल से कम भी हो सकता है। अगर ये काउंट नॉर्मल से कम हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपेनिया। दो टर्म्स है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया व्हाइल डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज दिस इज नोन एज एरिथ्रोसाइटोपेनिया। नाउ वन मोर पॉइंट, the process of formation of RBCs। आपके RBCs का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एरिथ्रोपायोसिस। बहुत सिंपल है, मैंने बताया था आपको RBCs का मीनिंग होता है एरिथ्रोसाइट्स। सो यहाँ पे एरिथ्रो ये वर्ड आ गया। पायोसिस का मीनिंग ले सकते हो फॉर्मेशन। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBCs इज नोन एज एरिथ्रोपायोसिस। इसकी साइट एग्जैक्टली क्या है, मतलब एग्जैक्टली बॉडी में कहां पे होता है वो हमको पता होना चाहिए। So if you talk about the newborn babies or children, this erythropoiesis occurs in liver as well as spleen. And if you talk about the body of adult, in case of adults, it happens in the bone marrow. The major site is liver in case of children. Children में जो major site है उसका वो liver है और adult में erythropoiesis जो होता है it will occur in the bone marrow. Now ये जो आपके RBCs है इनका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है दैट विल बी 120 डेज। मतलब एक बार आपके ब्लड में आरबीसी फॉर्म हो गए उसके बाद उसका लाइफ स्पैन होगा 120 डेज का। आफ्टर दैट द आरबीसीज विल बिकम डेड। वापस आपके डेड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने का काम लीवर ही करता है। सो ये जो लाइफ स्पैन है ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइनली व्हेन यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ आरबीसीज, सो एज यू नो आरबीसीज जो होते हैं दे कंटेन वन रेड कलर प्रोटीन called hemoglobin। conjugated टाइप का प्रोटीन है, रेड कलर का प्रोटीन मिलेगा आपको जिसका नाम है hemoglobin। and this hemoglobin helps in transport of oxygen and carbon dioxide। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। ऑक्सीजन
oxygen is transported from lungs to cells in the form of oxyhemoglobin, and CO2 is transferred from cells to lungs in the form of कार्बेपिनोहेमोग्लोबिन। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको याद रखनी है, ये जो आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, this one molecule of hemoglobin can transport 4 molecules of oxygen. How this is possible? As I told you, this hemoglobin is a conjugated protein. So यहाँ पे हीम का मीनिंग हम ले सकते हैं आयरन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और ग्लोबिन जो है वो उसका प्रोटीन पार्ट है। मैंने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मीनिंग आपको बताया था, ऐसा प्रोटीन जहां पे प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट आयरन है और ये ग्लोबिन जो है उसका प्रोटीन पार्ट है। एक हीमोग्लोबिन के अंदर यू कैन गेट 4 आयरन्स। एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन प्रेजेंट है और एक आयरन एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। So that's why I'm saying that one molecule of hemoglobin can transfer 4 molecules of oxygen, and this is all about the concept of RBCs. क्या क्या याद रखना है आपको यहाँ पे? पहला पॉइंट सर्कुलर, डिस्क शेप एंड बाइकॉन्केव सेल्स। दूसरा पॉइंट मैच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इन्यूक्लिएटेड सेल। दिस इज अ टिपिकल मैमेलियन कैरेक्टर्स, मतलब जितने भी मैमल्स हैं उन सारे मैमल्स में इन आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, एक्सेप्ट कैमल। एक एक्सेप्शन है, वो याद रखना है आपको। बाद में डायमीटर जो होता है वो है 7 to 8 मिलीमाइक्रोन। The total number of RBCs present in 1 mm cube of blood, इसको आपने कहा टोटल RBC काउंट। नॉर्मली ये मेल में होना चाहिए 5.1 to 5.8 मिलियन और फीमेल में होना चाहिए 4.3 to 5.2 मिलियन। बाद में आपका अगर नॉर्मल काउंट से RBCs का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। अगर ये नॉर्मल से कम हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया। Then after the process of formation of RBCs is called erythrobiosis. इसका जो साइट है ये चिल्ड्रन में होगा लीवर एंड स्प्लीन में, और अडल्ट में होगा ये बोन मैरो में। एंड फाइनली आपके आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज का। फंक्शन में हमने लिखा आरबीसीज कंटेन अ रेड कलर प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, एंड दिस हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2. Oxygen is transported from lungs to cells in the form of oxyhemoglobin, and CO2 is transported from cells to lungs in the form of carbaminohemoglobin. Final point याद रखना है, one molecule of hemoglobin can transfer 4 molecules of oxygen. और ये होता है आपके पहले टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स that are called RBCs. Now अगला जो टाइप है आपका सेकंड टाइप, उसको हम बोलेंगे WBCs. So the meaning of WBCs, ये जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है इसमें ही मैं थोड़े थोड़े चेंजेस करने वाला हूं। कंपैरेटिवली अगर आप स्टडी करते हो तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जैसे हमने आरबीसीज को कहा था इरिथ्रोसाइट्स, मैं यहां पे नाम चेंज करता हूं, WBCs आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं। बाद में ये जो आपके WBCs होते हैं, दे आर वंस अगेन सर्कुलर और डिस्क शेप सेल्स, बट दे आर नॉट बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव नहीं होते हैं, एंड they are larger in size than RBCs. अगर हम RBCs के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उसका साइज RBC के कंपैरिजन में थोड़ा सा लार्ज होगा। बाद में एक और चीज आपने कहा था कि RBCs में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ये जो आपके WBCs है, these are the nucleated cells, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, the diameter of WBCs is 12 to 20 मिलीमाइक्रोन। आरबीसीज का था 7 to 8 मिलीमाइक्रोन, WBCs का होता है 12 to 20 मिलीमाइक्रोन। बाद में टोटल नंबर ऑफ WBCs प्रेजेंट इन 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड, उसको हम बोलेंगे टोटल WBC काउंट। और ये जो काउंट होता है अलग अलग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। द नॉर्मल काउंट इज 5000 to 10,000 WBCs per mm cube of blood in normal healthy humans, मेल या फीमेल दोनों में। ये जो नॉर्मल काउंट होता है, 1 mm क्यूब ब्लड में मुझे चाहिए 5000 to 10,000 ऑफ WBCs। वापस आपने जब नंबर बढ़ता है और कम होता है उसके लिए कुछ बायोलॉजिकल वर्ड यूज किए थे। तो जैसे अगर हम कहेंगे कि WBC का नंबर बढ़ेगा तो इस कंडीशन को मैं नाम दूंगा ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs। अगर WBC का नंबर नॉर्मल काउंट से ज्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन को आप ल्यूकोसाइटोसिस बोल सकते हो। अगर उसका काउंट नॉर्मल से कम हो रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया।
सो यहां पे दो वर्ड्स है, पहला है ल्यूकोसाइटोसिस व्हिच इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड दूसरा है आपका ल्यूकोपेनिया व्हिच इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। नाउ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हमने कहा था इरिथ्रोपायोसिस, यहां पे डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज कॉल्ड ल्यूकोपायोसिस। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को हम ल्यूकोपायोसिस बोलेंगे, साइट सेम होता है, मतलब ल्यूकोपायोसिस चिल्ड्रन में होगा लिवर इन स्प्लेन एंड इन अडल्ट इट इज गोइंग टू हैपन इन द बोन मैरो। ओके, देन व्हेन यू टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसीज इट इज समथिंग अराउंड 3 to 4 days। आपके डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है ये 3 to 4 days का होगा। और इसके अंदर आपको एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है, मान लो कि ये मेरा ब्लड कैपिलरी है, अंदर आपका ब्लड है और डेफिनेटली इसके अंदर आपके डब्ल्यूबीसीज है, तो ये जो डब्ल्यूबीसीज है व्हेन दे कम आउट ऑफ कैपिलरीज, जब ये कैपिलरीज के बाहर निकलते हैं दे मूव बाय अमीबॉइड मूवमेंट, उनका जो मूवमेंट होता है वो अमीबा की तरह होता है and that amoeboid movement is called diapedesis। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया कि diapedesis क्या होता है, so इसका मीनिंग है it's a squeezing out of WBCs out of the blood capillaries due to amoeboid movement and this amoeboid movement can be known as diapedesis। इसके जो फंक्शंस है वो हमको डिटेल में स्टडी करने हैं, लेकिन उसके लिए हमको इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो जब हम इसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे तब आपको एग्जैक्टली डब्ल्यूबीसीज के फंक्शन स्टडी करने को मिल सकता है। सो एग्जैक्टली हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि डब्ल्यूबीसीज क्या है। एक्चुअली ये जो आपके डब्ल्यूबीसीज है, सी नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डब्ल्यूबीसीज, इसके जो टाइप्स है वो हमको स्टडी करने हैं। सो वी कैन डिवाइड दिस डब्ल्यूबीसीज इनटू टू मेन टाइप्स। उसके अंदर जो पहला टाइप है दैट आर कॉल्ड ग्रैन्युलोसाइट्स and the second type is called agranulocytes। दो टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है। The WBCs which contains granules in their cytoplasm, अगर उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो ऐसे WBCs को आपको बोलना है granulocytes। The WBCs which do not contain granules in their cytoplasm, साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है तो ऐसे WBCs को हम बोलेंगे agranulocytes। If you talk about this granulocytes, इसके आगे हम तीन टाइप्स करने वाले हैं। उसमें जो पहला टाइप है that is called eosinophils, जो दूसरा टाइप है that are called basophils and the last type is called neutrophils। And when you talk about agranulocytes, इसको आगे हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। उसमें जो पहला टाइप है आपका that is called monocyte and the second type is called lymphocyte। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। ग्रैनुलोसाइट्स की तीन टाइप्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, एंड अग्रैनुलोसाइट्स के आगे हैं आपके दो टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। वन बाय वन हम जाएंगे, कंपैरेटिवली वापस आपको स्टडी करना है। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस इओसिनोफिल्स दे कैन बी स्टेन्ड विद एसिडिक स्टेन। अभी स्टेन का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। आपकी ये जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, कलरलेस सेल्स है, तो अगर इसको आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है तो आपको उसको आर्टिफिशियली कलर करना पड़ेगा। ये जो आर्टिफिशियल कलर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेन। सो ऐसे सेल्स जिनको स्टेन करने के लिए मुझे चाहिए एसिडिक स्टेन, द नेम ऑफ स्टेन इज इओसिन। स्टेन का ही नाम है इओसिन, इसलिए उसको नाम दिया हमने इओसिनोफिल। एंड एज दिस इओसिन इज एन एसिडिक स्टेन, these cells can be also called acidophils। इनको हम एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे ये याद रखना है, these cells have bilobe nucleus। न्यूक्लियस का शेप कैसा है वो पूछा जाता है। If you see the nucleus is something like this, मतलब न्यूक्लियस में आपको दो लोब दिख रहे हैं। सो यहां पे लिखता हूं, इनका जो न्यूक्लियस है ये बाइलोब होता है। देन दे आर अबाउट 2 to 3% ऑफ टोटल WBCs, मतलब आपके ब्लड में जितने भी WBCs है उसमें इओसिनोफिल्स का अमाउंट होता है 2 to 3%। And finally, these eosinophils have antihistamine properties। अभी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे याद रखनी है, हिस्टामाइन इज अ केमिकल व्हिच कॉजेस इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। मतलब आपके बॉडी को अगर कोई इंफेक्शन होता है तो वहां पे हिस्टामाइंस रिलीज होते हैं और ये हिस्टामाइंस की वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग कॉज होती है। इसको कम करने का काम जो है दिस इज डन बाय eosinophils।
That's why I'm saying they have a antihistamine property. One more point, their number increases in allergy condition. जो एलर्जी होती है, एलर्जी को एनकाउंटर करने में आपको कौन से WBCs मदद करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो एलर्जी रिएक्शंस में आपको मिलेंगे या लगेंगे आपको इओसिनोफिल्स. बाद में जब हम बेसोफिल्स को स्टडी करेंगे तो वापस इनको स्टेन करने के लिए वी कैन यूज बेसिक स्टेन. द नेम ऑफ स्टेन इज मिथिलिन ब्लू. स्टेन्स के नाम पूछते पता होने चाहिए. यहां पे स्टेन आपका मिथिलिन ब्लू है. इफ यू सी दिस बेसोफिल, इट हैज अ यस शेप न्यूक्लियस. बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो यस शेप का होता है. एंड फाइनली इनका अमाउंट होता है 1% ऑफ टोटल WBCs. मतलब आपके बॉडी में जितने भी WBCs है उसमें से 1% WBC जो होते हैं दे आर ऑफ दिस टाइप कॉल्ड बेसोफिल्स. और इसके अंदर आपको दो फंक्शंस याद रखने हैं. These cells secrete histamine, which is inflammatory substance. मतलब ये inflammation cause करेगा. And secondly, they secrete heparin. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, this heparin is an anti-blood coagulant. So histamine और heparin का जो production होता है, that is done by basophils. अगला टाइप जो है आपका वो है आपका neutrophil. Now this can be stained with acidic as well as basic stain. इनको स्टेन करने के लिए आप कोई भी स्टेन यूज कर सकते हो. एसिडिक भी यूज कर सकते हो, बेसिक भी यूज कर सकते हो. इसीलिए उनको हमने नाम दिया है न्यूट्रोफिल. बाद में इनका जब आप न्यूक्लियस स्टडी करेंगे तो इनका जो न्यूक्लियस का शेप होता है इट इज समथिंग लाइक दिस. सो आई कैन से हियर द न्यूक्लियस इज मल्टीलोब. इनका न्यूक्लियस मल्टीलोब है एंड इनकी अमाउंट होती है 62 to 70%. मतलब ऐसा बोल सकते हैं these are the most abundant WBCs present in the blood. आपके ब्लड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो WBCs प्रेजेंट है वो है आपके न्यूट्रोफिल्स. इनका अमाउंट है 62 to 70% एंड देयर मेन फंक्शन इज फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस का मतलब हमको पता है. मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल है, ये अगर आपकी न्यूट्रोफिल है तो इस फॉरेन पार्टिकल को ये एंगल्फ करेगी, मतलब निगल जाएगी. और जैसे ही इसको ये एंगल्फ कर लेगा उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो इस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देंगे. So engulfing of foreign particles, this process is called phagocytosis and this is the main function of the cells called neutrophils. So ये सिंपल आपका पहला टाइप हो गया ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में. अभी हम जाएंगे आपके अग्रैनुलोसाइट्स में जो पहला टाइप है, that is called monocytes. इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है largest WBCs among all the types. मतलब साइज वाइज जब हम कंपेयर करते हैं तो साइज में सबसे बड़ी WBC जो होती है वो होती है आपकी मोनोसाइट. उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी शेप. यहां पे लिखता हूं दे आर हैविंग अ किडनी शेप न्यूक्लियस. इनका जो अमाउंट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ टोटल WBCs. टोटल WBCs में इनकी क्वांटिटी 7% है. ओके, एंड फंक्शन इज सेम, मींस इनका भी फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस. सो ये लार्जेस्ट WBCs है, न्यूक्लियस किडनी शेप का है, अमाउंट है 7%, फंक्शन सेम है, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. लास्ट टाइप जो है आपका लिम्फोसाइट, दैट आर द स्मॉलेस्ट WBCs. सारे WBCs में सबसे छोटी साइज की जो होती है वो लिम्फोसाइट है. इट हैज अ राउंडेड न्यूक्लियस. इसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंडेड है. इनका अमाउंट होता है 25% एंड फाइनली देयर मेन फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. मेन फंक्शन जो होता है एंटीबॉडीज बनाना होता है. एंटीबॉडीज क्या होता है एग्जैक्टली? तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो आपके ब्लड में या बॉडी में एंटर कर रहा है, नॉट ब्लड, बॉडी में, ऐसे फॉरेन सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं एंटीजन. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंटीजन हम उसी को बोलेंगे जो बाहर से बॉडी में एंटर हुआ है लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो ऐसे सब्सटेंस को हम एंटीजन बोल रहे हैं. इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोड्यूस होते हैं एंटीबॉडीज. सो ये है आपका इन शॉर्ट the types of WBC. दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया था, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स में तीन टाइप थे, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल. अग्रैनुलोसाइट्स के दो टाइप है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. यहाँ पे इसके लिए एसिडिक स्टेन यूज हो रहा है इओसिन नाम का, इसके लिए बेसिक स्टेन यूज हो रहा है मिथिलिन ब्लू नाम का, और यहाँ पे आप कोई भी स्टेन यूज कर सकते हो, एसिडिक या फिर बेसिक. बाद में न्यूक्लियस का शेप सबका कंपैरेटिवली याद रखना है. इओसिनोफिल्स में ये होता है बाइलोब, आपके बेसोफिल का न्यूक्लियस है यस शेप, न्यूट्रोफिल्स में होता है मल्टीलोब, आपके मोनोसाइट्स में होता है किडनी शेप और लिम्फोसाइट्स में होता है राउंडेड. अमाउंट क्या है? तो इओसिनोफिल्स है 2 to 3%, आपके बेसोफिल्स है 1%, न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी है 62 to 70%, मोनोसाइट का क्वांटिटी है 7% और
आपके लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी है 25%। और फाइनल पॉइंट हम याद रखेंगे उसके फंक्शंस। सो eosinophils have antihistamine properties and they are increasing in the allergic conditions। उसके बाद आपका जो बेसोफिल्स है they secrete two chemicals histamine and heparin। बाद में आएंगे आपके न्यूट्रोफिल्स which are performing phagocytosis, monocytes भी phagocytosis perform कर रहे हैं, and finally lymphocytes whose function is production of antibodies। and this is all about the concept of WBCs। now we are interested in the last type of your blood cells, that is called platelets। so their another name is thrombocytes। हर एक को हमने अलग अलग नाम दिए। RBCs are called erythrocytes, WBCs are called leukocytes, platelets are also called as thrombocytes, and once again these are rounded but enucleated cells। means once again in your platelets the nucleus is absent। platelets के अंदर nucleus absent है, इसलिए यहाँ पे लिखा है enucleated। and important point is that these are the biconvex cells। मतलब अगर हम प्लेटलेट का शेप देखते हैं तो दोनों साइड से उसका जो सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है बाइकॉन्वेक्स। आरबीसीज वे बाइकॉन्केव। तो ये पहला पॉइंट है, राउंडेड इन्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉन्वेक्स सेल्स। बाद में ये जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, इन प्लेटलेट्स का जो डायामीटर होता है इट इज समथिंग अराउंड 2.5 to 5 मिली माइक्रोन। डायमीटर कितना है वो याद रखना पड़ेगा। आई रिपीट, आरबीसी का था 7 to 8 मिली माइक्रोन, डब्ल्यूबीसी का था 12 to 20 मिली माइक्रोन, प्लेटलेट्स का डायमीटर होता है 2.5 to 5 मिली माइक्रोन। उसके बाद आपके प्लेटलेट्स का एवरेज लाइफ स्पैन आपको याद रखना है, दिस इज 5 to 10 डेज। सो वापस कंपैरेटिवली आपके आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का होता है 3 to 4 डेज, और आपके प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है 5 to 10 डेज। बाद में जो आपका टोटल काउंट होता है नॉर्मल, इट शुड बी 2.5 lakhs ऑफ प्लेटलेट्स पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। एक mm क्यूब ब्लड अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर आपको चाहिए 2.5 lakhs ऑफ प्लेटलेट्स, ये नॉर्मल काउंट है। अगर यहां पे नंबर बढ़ता है, हम दोनों केसेस को बायोलॉजिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। नॉर्मल से अगर प्लेटलेट्स का नंबर ज्यादा हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये कंडीशन है। और अगर उनका नंबर नॉर्मल से कम हो रहा है, सो दिस कैन बी कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो ये दो वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नाउ वापस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपायोसिस। सो यहां पे हम ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, हमने आरबीसी के लिए यूज किया था एरिथ्रोपायोसिस, डब्ल्यूबीसी के लिए यूज किया था ल्यूकोपायोसिस। सिमिलरली प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स है, तो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है थ्रोम्बोपायोसिस। एंड दिस थ्रोम्बोपायोसिस जनरली ऑर्गन में होता है। यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, इन बोन मैरो देयर आर सम लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आया बहुत बार कि प्लेटलेट्स बोन मैरो के कौन से सेल से बनते हैं। आपका आंसर होना चाहिए मेगाकैरियोसाइट्स। ये सेल्स है बोन मैरो के अंदर, इन सेल्स से आगे आपके बनने वाले हैं प्लेटलेट्स। एंड फाइनली ये जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, दे रिलीजेस अ प्लेटलेट फैक्टर, या फिर एक प्रोटीन रिलीज करते हैं। द नेम ऑफ प्रोटीन इज थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो फंक्शन वाइज अगर हम देखते हैं तो इनका मेन फंक्शन है, ये आपके ब्लड के क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। सो प्लेटलेट्स के बारे में आपको इतने सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। शॉर्टकट में बताता हूं, पहले आपने बताया कि प्लेटलेट्स ये राउंडेड सेल्स है, इन्यूक्लिएटेड है और बाइकॉन्वेक्स है। इनका डायमीटर है 2.5 to 5 मिली माइक्रोन। इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो होता है 5 to 10 डेज। नॉर्मल टोटल काउंट जो होता है हेल्दी ह्यूमंस में ये है 2.5 lakhs ऑफ प्लेटलेट्स पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को आपको बोलना है थ्रोम्बोसाइटोसिस, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को आपको बोलना है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बाद में जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको मैंने नाम दिया थ्रोम्बोपायोसिस। ये जो थ्रोम्बोपायोसिस है, this is going to happen in the bone marrow from the large size cells called megakaryocytes, and finally platelets releases a platelet factor called thromboplastin which is very important in the clotting of blood। और ये हो गया आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड ब्लड। हमने ब्लड को पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है कि एग्जैक्टली ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है और ब्लड सेल्स कौन से हैं। जैसे मैंने बताया आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll start with the third component of your circulatory system, that is your heart।